हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड इवनिंग गाइस। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद फिर से हाजिर हैं हम अपना इंग्लिश ग्रामर के न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था और उसकी वजह से क्या है कि मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस लेवल पे जब हम हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी फिर से एग्ज़ाम है, लेकिन क्या है कि अब डिमांड ज़्यादा आ रही है कि कुछ टॉपिक्स हैं कि आप लोगों के भी बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 10th एंड 12th के, तो ये ज़रूरी हैं। तो नरेशन का टॉपिक आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी। मैं गारंटी देती हूँ कि नरेशन आपको, अगर आपने पूरा वीडियो प्रॉपर देखा तो लाइफ में नरेशन में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो गाइज, नरेशन आपको पता है कि दो तरीके की होती है। पहले तो ये देख लो कि नरेशन क्या होता है। नरेशन होता है जब हम बात करते हैं। मान लीजिए कि हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तुझे पता है उसने ना मुझे ये बताया था, वो ना कल दिल्ली जा रहा है, ऐसे करके कुछ भी। अच्छा, तू कल वहाँ गई थी? तो क्या है कि यही चीज़ जब आप किसी और को बताते हो, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होती है? जिसके अंदर दो लोग आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि मैं तो कल वहां जा रही हूँ, तू चलेगी मेरे साथ, ऐसे बोलते हैं ना, बातें करते हैं जैसे हम, वही होता है नरेशन, कुछ नहीं है। एक तो नाम से डर जाते हैं, हाय नरेशन, पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा। सिंपल समझ लो कि जो आप एक दूसरे से बात करते हो या जो बातें आप किसी और के बारे में कर रहे हो, उन्हीं को एक सीक्वेंस में ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखना ही नरेशन होता है। तो डायरेक्ट नरेशन होती है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? जब मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप जाके किसी और को, मान लो अपने भाई बहन को कहो कि मैंने आज मैम की क्लास देखी थी, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया था, उन्होंने मुझे बोला था कि कल ना मैं एक और वीडियो बनाऊंगी तुम लोगों के लिए। तो उस बात को जब आप इनडायरेक्ट वे में कह रहे हो, यानी कि किसी तीसरे पर्सन के बारे में आप किसी और को बता रहे हो, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होता है जब आप एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे हो। तो क्या है, व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। कि जब भी आप चेंज करेंगे तो आपको पता है कि ग्रामर तो रूल्स लेकर ही चलती है। तो अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट रूल क्या है। अब इसमें कोमा लगे हुए होते हैं ना, मैं एग्जांपल लिखती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। He said, I am going। उसने कहा मैं जा रहा हूं, यानी कि इसने अपने बारे में ही बोला है कि वो जा रहा है। ठीक है, ही सेड आई एम गोइंग। तो जब भी आप इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये कोमास होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने कहीं पर भी कोमा लगाया तो वो आपका गलत हो जाता है। ये हमारे जो कोमास हैं इनडायरेक्ट में, ये कभी नहीं लगाए जाते हैं। इन कोमास की जगह आपकी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे हमारा जो ये है ना, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है कि सैड है, ये यहाँ पर चेंज हो जाती है अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट और गिवन हो। अगर मैं लिखूं ही सेड टू राम आई एम गोइंग, उसने राम को कहा कि मैं जा रहा हूं। अब दोनों सेंटेंस में मैं आपको अंतर बताती हूं क्या है। देखिए, इसमें क्या है, ही सेड, उसके बाद हमारे कोमास हैं। इसमें क्या है, ही सेड टू राम, उसके बाद कोमा का यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर एक चीज आती है कि जब भी आपको सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट गिवन हो इन्वर्टेड कोमा से पहले, तो सेड टू को हम चेंज कर देते हैं उसके सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस सिंपल है जैसे ये है, तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड में कर देंगे। वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में
आपको सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये सेड टू हमारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो रूल क्या कहता है कि जब भी आपको सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो आपका सेड टू चेंज हो जाएगा सेकंड फॉर्म के अंदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, ही सेड। अब हमने पढ़ा है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि हमारे जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाते हैं, तो उसकी जगह हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में दैट कंजक्शन यूज़ की जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी हम दैट का ही यूज़ करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। कोमा के बाद आपकी कंजक्शन दैट ही यूज़ की जाती है सिंपल सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे तो अलग होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ही सेड दैट। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कोमास के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर कौन कह रहा है, ही सेड, उसने कहा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, यानी कि उसने खुद के लिए यूज किया है कि वो जा रहा है। अगर यहाँ पर होता ही सेड दे आर गोइंग, कि वो जा रहे हैं, तो अलग होता। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसी सब्जेक्ट को रेकमेंड कर रहा है और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन है तो इस सब्जेक्ट को भी हम थर्ड पर्सन में ही चेंज करेंगे। जैसे ही सेड दैट, यहाँ पर ही है, ये थर्ड पर्सन है और ये आई थर्ड पर्सन के लिए ही यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन ही होगा। यानी कि यहाँ पर जो गिवन है ना, आपको यहाँ पर वही लिखना है। ही सेड दैट ही, अब एम गोइंग है, आपको पता है कि हमारा टेंस चेंज होगा, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज किया जाता है। तो एम का हो जाएगा वॉज और गोइंग सेम रहेगा। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग, उसने कहा कि वो जा रहा है। अब देखो हमने क्या बताया था ना, डायरेक्ट में तो क्या है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसने मुझे कहा, मान लो कि आप अज्यूम कर लो कि यहाँ पर आप हो और वो कह रहा है कि उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास कोई और आ गया, अच्छा वो क्या कह रहा था तुझे, तो आप क्या, उसने मुझे कहा कि वो जा रहा है। ठीक है, या वो जा रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पर हो दे, अब ही एंड दे, ये तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है ना। तो बोला उसी ने है कि ही सेड दे आर गोइंग, उसने कहा कि वो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ही सेड दैट तक सेम रहेगा, उसके बाद ही की बजाय अब दे हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। तो दे, और दे प्लूरल है तो हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। एंड गोइंग, दैट दे वर गोइंग, ही सेड दैट दे वर गोइंग। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है जब भी आपको सब्जेक्ट चेंज करना होगा, कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड है, और यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर जो दिया हुआ है वो अपने ही बारे में बात कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाद में वो थर्ड पर्सन में ही चेंज होगा ऑलवेज। यहाँ पर जो पर्सन होगा आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर वो थर्ड पर्सन है तो वो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन ही रहेगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और वो बात कर रहा है थर्ड पर्सन की, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन ही रहेगा। आगे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। अब सेकंड सेंटेंस है, ही सेड टू राम आई एम गोइंग, उसने राम को कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो ही, अब हमने पढ़ा है ना कि ऑब्जेक्ट से पहले अगर सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड राम, आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं छोड़ेंगे, ये आपको लिखना है ऐसे कि ऐसे ही। ही टोल्ड राम दैट ही वॉज गोइंग। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आगे देखिए, हम वी यूज इफ दैट वेदर आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब टू लिंक द सेंटेंस विद रिपोर्टेड स्पीच, कि जब भी हमें रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी कि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है जिसमें किसी ने किसी को कुछ कहा होता है कि उसने किसको बोला है, एंड आई एम गोइंग ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है
कि क्या बोला गया है। इसमें तो कौन किसको बोल रहा है, ये तो हमारी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और क्या बोला गया है वो होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो कंजक्शंस यूज़ होती हैं। इफ़ एंड वेदर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होती है, दैट सिंपल में, एक्सक्लेमेटरी, बाकी सभी में दैट का यूज़ किया जाता है। अब एक टेबल है, तो इस टेबल के अंदर आपको ये बताया गया है कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को हमेशा सेकंड में चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी कि अगर वो जिस तरीके से दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था और उसमें ही था ना, तो वो ही में ही रहा है। तो इस तरीके से थर्ड पर्सन आपका कभी भी नहीं बदलेगा, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड में लिखा जाएगा और सेकंड हमेशा थर्ड में। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे है द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है विल चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमने आई लिखा हुआ था, ये था, यहाँ पर आपने देखा कि थर्ड पर्सन है, तो जब हमने उसका रिपोर्टेड स्पीच बनाया तो वो थर्ड पर्सन में ही चेंज हुआ था। ये रूल मैं आपको समझा चुकी हूँ। इससे आगे एक और टेबल है, और इस टेबल में क्या है कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में इसको लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि जो हमारा टाइम गिवन होता है हम उस टाइम को चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्ट में नाउ लिखा हुआ है यानी कि अब, तो इनडायरेक्ट में हम लिखेंगे देन यानी कि तब। तो हमारे प्रेजेंट की जितनी भी फॉर्म होंगी टाइम की, उसको हम चेंज करके ऐसे लिखते हैं, नाउ, देन, दिस को दैट में, दीज, दोज, हियर, दियर, अगो, बिफोर, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, next month, the following month। तो ये टेबल भी आप बना लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको ये गिवन है तो जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको इनको चेंज करना ही पड़ेगा, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बाद ये एक टेबल और है। आज आपका यही काम है कि आप इन तीनों टेबल्स को कंप्लीट अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ताकि आगे जब हम नरेशन करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका टेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में जाके किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म होती है तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड में चेंज हो जाती है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होता है। अब ऐसा नहीं कि पास्ट का फ्यूचर में कर दोगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं आता, वो अपने आप में कंप्लीट है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी कभी भी चेंज नहीं किया जाता। और जो फ्यूचर टेंस है वो भी ऐसे ही रहता है। मोस्टली फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस आते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो गाइज 3 टेबल हैं, आप इन तीनों टेबल्स को लिख लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।